हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो लेक्चर सीरीज हम लोग का चल रहा है, वहां पर हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा, अल्फा डीके, बीटा डीके, और फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन, उसके बाद मीन लाइफ, हाफ लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सब देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब इसको मैं अगर सिंपल एक भाषा में बोलूं तब रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू इन्फिनिटी किसी टाइम रेंज में ये कंप्लीट हो सकता है। मतलब 0 सेकंड में भी टाइम हो सकता है, इन्फिनिटी में भी टाइम हो सकता है। मतलब इस रेंज टाइम में कभी भी रेडियो एक्टिविटी पॉसिबल है। तो एक पर्टिकुलर टाइम बोलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बारे में बहुत साइंटिस्ट बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे थे। तो अल्टीमेट रदरफोर्ड और सॉडी, रदरफोर्ड एंड सॉडी बोल के एक साइंटिस्ट है, रदरफोर्ड और सॉडी, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अल्टीमेटली एक कंक्लूजन में आया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। अब ये क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या था, व्हेन देयर is a large number of radioactive elements, when there is a large number of radioactive elements न्यूक्लियाई के अंदर, large number of radioactive elements of nuclei, large number of radioactive elements in nuclei, the rate of disintegration is proportional to the amount of radioactive substance present in the nuclei। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। रदरफोर्ड और सॉडी का ये वाला स्टेटमेंट था, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। तो इसको हम लोग अगर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये नाम अच्छे से याद रखना, रदरफोर्ड एंड सॉडी। ये एक हम लोग का रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है, ये एक न्यूक्लिया है। ये dt टाइम में डिसइंटीग्रेट करता है और जो पड़ा रहता है वो मतलब dt टाइम में dn अमाउंट निकल जाता है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यहां पर डीके हो रहा है। डीके होने से क्या हो जा रहा है, डीके होने के बाद हम लोग का डीएन न्यूक्लियाई डीकेज, डीएन न्यूक्लियाई डीकेज। मतलब जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से डीके हो रहा है वहां पर डीएन न्यूक्लियाई डीकेज हो रहा है। मतलब dt टाइम में dn अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस डिकेड। ये समझ लीजिए, अच्छे से डायग्राम समझिए, तो यहां पर dn क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, dn इज नेगेटिव क्योंकि डीके हो रहा है, निकल जा रहा है। एक मतलब सब्सटेंस से dn निकल जा रहा है, सो डीके इज नेगेटिव, dn इज नेगेटिव। सो रेट ऑफ डीके हम लोग, ये जो हम लोग का रदरफोर्ड और सॉडी ने जो इक्वेशन दिया था,
तो इसमें therefore according to this statement therefore rate of decay is proportional to amount of rate of decay. The rate of disintegration माने rate of decay proportional to amount of radioactive substance present in the nuclei, that is dN by dt. और यहाँ पर एक माइनस होगा, इसको नोट डाउन कीजिए. रेट ऑफ डीके इस सॉरी एक चीज, रेट ऑफ डीके मतलब ही तो dN dt है, ये प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई. अच्छे से देखिए, रेट ऑफ डीके, और ये क्या है, नेगेटिव टर्म. रेट ऑफ डीके इज dN by dt, dN डीके हो रहा है, dN इज अ नेगेटिव टर्म, सो एक माइनस मैंने सामने दिया, और कितना टाइम में dt, तो दिस इज रेट ऑफ डीके dN by dt is proportional to the amount of radioactive substance present in the nuclei, that is proportional to n. समझ पा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, ये लॉ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. तो इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो क्या होगा, इसी को सिंप्लीफाई करने से माइनस dN by dt प्रोपोर्शनल टू n और माइनस dN dt इक्वल्स टू लैम्डा n, जहां पर लैम्डा इज कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, और माइनस dN by n इक्वल्स टू लैम्डा t. इसको अगर मैं इधर अच्छे से लिखूं, क्या हो जाएगा, माइनस dN by n इक्वल्स टू लैम्डा t, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस लॉन ऑफ n. dN by n का इंटीग्रेशन क्या, ln n इक्वल्स टू लैम्डा t प्लस एक कांस्टेंट हम लोग को चाहिए, कांस्टेंट को हम लोग पकड़ रहे ln c, जहां पर ln c इज ए कांस्टेंट. अब इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू n0, जहां पर n0 है इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई. n0 इज इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, माइनस ln n0 इक्वल्स टू 0 प्लस ln c, देयरफॉर ln c इक्वल्स टू माइनस ln n0. तो अल्टीमेट हम लोग का इक्वेशन क्या आ जाएगा, अल्टीमेट हम लोग का जो इक्वेशन आएगा, ln c का वैल्यू बिठा देने से क्या आएगा, अल्टीमेट इक्वेशन हम लोग का, आप लोग सब समझ पा रहे क्या आएगा, माइनस ln n इक्वल्स टू लैम्डा t माइनस ln n0, और इधर आएगा तो ln n0 माइनस ln n इक्वल्स टू लैम्डा t, और ln n0 बाई n इक्वल्स टू लैम्डा t. और इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, n0 बाई n इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा t, क्योंकि हम लोग अगर ln हटाना चाहे तो क्या हो जाता है, e टू द पावर लैम्डा t इधर मतलब e टू द पावर आ जाता है. इसको अगर हम लोग रिवर्स कर ले, n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t. दिस इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. अल्टीमेट इक्वेशन है n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर लैम्डा t. मैं फिर से बड़ा करके इधर लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कीजिए. दिस इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके, n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, जहां पर n है इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई, n amount of substance present in nuclei after time dt. उसके बाद लैम्डा इज डीके कांस्टेंट और t इज इक्वल्स टू टाइम.
नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स आता है इस इक्वेशन से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है, एक न्यूक्लियस कितना स्टेबल रहेगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है। इसको क्या कॉन्सेप्ट है मैं ये बोलता हूं, आप लोग उसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी एज फॉर एग्जांपल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हेवी हाइड्रोजन क्या है 1.1 MeV और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम क्या है 1800 MeV। तो इसमें से हम लोग क्या कह सकते हैं, किसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा है, यूरेनियम का ज्यादा है। ये 238 यूरेनियम और ये क्या है 2H1 हेवी हाइड्रोजन, इसका ये है। और सिमिलरली आयरन का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इन दोनों में से यूरेनियम इधर ज्यादा स्टेबल हो रहा है ये कि, लेकिन जब मैं 56 Fe आयरन का बाइंडिंग एनर्जी बोलता है वो क्या है MeV है, आयरन का 292 MeV। तो अगर आयरन का 292 MeV हुआ और यूरेनियम का 1800 MeV हुआ, तो अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यूरेनियम का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ के लिए ही स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 56 Fe इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। हम लोग का पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल एलिमेंट है आयरन, लेकिन इसका बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम से कम है। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट responsible for stability। ये हम लोग बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। सो व्हाट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, सो व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, इसका आंसर क्या है, स्टेबिलिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, नॉट बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है एक अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो रहता है एक न्यूक्लियस के अंदर, उसका एक बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। और उसी के लिए न्यूक्लियर का स्टेबिलिटी हम लोग शो करते हैं। मैं ग्राफ करा रहा हूं, ग्राफ नोट डाउन कीजिए। एक ग्राफ मैं इधर लिख रहा हूं जो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है, इसको नोट डाउन कीजिए। यहां पर हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहां पर मास नंबर, कैमरा में आ रहा है और थोड़ा साइड हो गया, मैं अच्छा से इसे ड्राइंग करता हूं। यहां पर है
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इधर मास नंबर A. So this is the binding energy per nucleon curve. This is the binding energy per nucleon curve. ये कर्व अच्छे से नोट डाउन कीजिए. सो एकदम जो टॉप में जो कर्व है, ये जो एलिमेंट है जो यहां पर है, ये है 56 Fe, और ये लास्ट जो एलिमेंट है यहां पर, इसको है 238 यूरेनियम 238, ये लास्ट है. उसके बाद से जो भी है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. ये जो लास्ट यहां पर जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं यूरेनियम. तो ये क्या है? ये है हाइड्रोजन 1H, ये है हीलियम, हीलियम क्या है 4He2, ये 1H1, ये है लिथियम, इसको मैं से एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ 3Li. उसके बाद लिथियम के बाद क्या है? लिथियम के बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन. सो देखिए इधर है 4, इसका है 6, इसका है 7, इसका है 5. तो देखिए जो इवन नंबर ऑफ जिसका प्रोटॉन्स है वो ग्राफ के टॉप में बैठा है. देखिए हीलियम का 2, बोरॉन का 4, कार्बन का 6. सो इवन नंबर ऑफ जिसका प्रोटॉन है वो ग्राफ के ऊपर है, और जिसका ऑड नंबर ऑफ है वो क्या है? ग्राफ के नीचे है. इसको नोट डाउन कीजिए. कार्बन, इसके बाद और एक होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन, और एक पॉइंट जहां पर ऑक्सीजन, जहां पर O8. तो जितना इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इवन नंबर आर मोर स्टेबल. जैसे हाइड्रोजन से हीलियम ज्यादा स्टेबल है, लिथियम से बोरॉन ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन से कार्बन ज्यादा स्टेबल है. मतलब और ऐसे भी हाइड्रोजन से हीलियम स्टेबल है, लिथियम से बोरॉन स्टेबल है, बेरिलियम से कार्बन स्टेबल है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन का O8. तो जितना इवन नंबर ऑफ न्यूक्लिया या इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा वो ग्राफ के पीक्स में रह रहा है. इसको नोट डाउन कीजिए. जो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे 2, 4, 6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से क्या O8 सब ग्राफ के ऊपर रह रहा है. तो all the even number of nuclei or all the even number of protons, all the nuclei with even number of protons are on the top of the graph, and on the odd number of protons are on the downside of the graph, so they are less stable. So ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व. अब इस कर्व से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स बोल सकते हैं. सबसे पहले जो कंक्लूजन्स है, सबसे पहला जो इसमें से कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन्स from A equals to 50 to A equals to 80. मतलब मास नंबर 50 से 80 तक या मास नंबर 50 to 80 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 MeV रहता है. इक्वल्स टू 50 to 80 बाइंडिंग एनर्जी प्लस न्यूक्लियर रहता है 8.5 MeV, और दैट इज व्हाई दिस न्यूक्लियाई आर स्टेबल. ये सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए. मास नंबर 50 से 80 तक या मास नंबर 50 to 80 तक जितना न्यूक्लिया है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 MeV है, मतलब नियरली इक्वल्स टू 8.5 MeV. तो इसलिए न्यूक्लियाई वो सब न्यूक्लियर स्टेबल है. ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए. तो सेकेंड जो पॉइंट है, ग्राफ के एकदम टॉप में क्या है? आयरन है. आयरन का बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द टॉप ऑफ द ग्राफ resides 56 Fe, मतलब आयरन एकदम टॉप में ग्राफ रहता है. whose बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? 8.8 MeV. that is why it is
मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल क्या है? आयरन स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 MeV है। इसके बाद देखिए एकदम लास्ट में जब आयरन के बाद जा रहा है ए ग्रेटर देन 80, तो यूरेनियम में जाकर ग्राफ रुक रहा है। देखिए ये जो ग्राफ है ये कहाँ आके रुक रहा है? यूरेनियम में रुक रहा है। तो मेरा थर्ड पॉइंट नोट डाउन कीजिए। सब कुछ इस ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं। एक ग्राफ के अंदर से हम लोग फ्यूजन, फ्यूजन, हर एक कॉन्सेप्ट सबके बारे में एक ग्राफ से मैं बता दूंगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फॉर ए ग्रेटर देन 80, मतलब जिसका मास नंबर 80 से ज्यादा हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन decreases and reaches minimum to 7.6 MeV फॉर यूरेनियम 238। मतलब जब 80 के बाद जब मास नंबर जब 80 के बाद एलिमेंट चल जा रहा है उसका मास नंबर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 यूरेनियम में जब जाके पहुंचेगा उसका मास नंबर होगा 7.6 MeV। और इसके बाद जो एटम्स है, द नेक्स्ट एलिमेंट्स आर हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल। यूरेनियम के बाद जितना भी एलिमेंट से आगे सब क्या है? अनस्टेबल है। सो दीज आर हेवी। उसके बाद यूरेनियम के बाद जो जो है क्या है? दे आर हेवी न्यूक्लियाई, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ रहा है। दे आर हेवी न्यूक्लियाई। उसका तो वो स्टेबिलिटी कैसे करेगा? दे गेन stability by न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन क्या है इसके बारे में सेपरेट एक वीडियो आएगा जिसमें डिटेल्स में मैं बात करूंगा। व्हाट इज द न्यूक्लियर फिजन, एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन अभी देखिए जो यूरेनियम तक आते आते मास नंबर 80 से यूरेनियम में आते आते उसका क्या हो जा रहा है? उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते मिनिमम 7.6 MeV किसके लिए आएगा? ये आएगा किसके लिए? ये आएगा यूरेनियम के लिए। इसके बाद जो न्यूक्लियर है, इसके बाद जो एलिमेंट्स है उसका हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और वो हेवी न्यूक्लियर है। यूरेनियम के बाद जो जो न्यूक्लियर है वो हेवी न्यूक्लियर है, और हेवी न्यूक्लियर जब अनस्टेबल होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन परफॉर्म करके स्टेबल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में घुसाइए। कौन कौन से एलिमेंट्स न्यूक्लियर फिजन करेगा? जो जो हेवी एलिमेंट्स है जिसका यूरेनियम के बाद आता है पीरियोडिक टेबल में, वो करेंगे न्यूक्लियर फिजन। इसको नोट डाउन कीजिए। अब सिमिलरली एक होगा लाइटर न्यूक्लियाई के लिए। जैसे अब देखिए 4 नंबर पॉइंट, ये नोट डाउन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फॉर ए लेस देन 50, मतलब जिसका मास नंबर 50 से कम है या मास नंबर लेस देन 50, उसका बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होता है। उसका भी द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन decreases gradually and reaches 1.1 MeV फॉर किसके लिए? फॉर 1H1 हाइड्रोजन के लिए। reaches 1.1 MeV, 1.1 MeV फॉर हाइड्रोजन, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2H1 हेवी हाइड्रोजन के लिए। हेवी हाइड्रोजन के लिए भी हम लोग कह सकते हैं 1.1 MeV फॉर हेवी हाइड्रोजन। तो दे भी वो क्या है? दे आर ऑल्सो हाईली अनस्टेबल, और क्या है? दे आर
लाइटर न्यूक्लियाई, बहुत हल्का न्यूक्लियाई है। मतलब 50 से पहले जो एलिमेंट्स रहेगा, 50 से पहले जो न्यूक्लियस रहेगा मास नंबर 50 के पहले, दे आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है, कहां तक आ रहा है, 1.1 MeV तक आ रहा है। और 1.1 MeV तक आते आते वो क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल। और ये है लाइटर न्यूक्लियस। तो ये कैसे स्टेबिलिटी करते हैं, दे गेन स्टेबिलिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, दे गेन स्टेबिलिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। सो फ्यूजन के मदद से वो लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, फ्यूजन किसके लिए, जिसका मास नंबर ग्रेटर देन 80। फ्यूजन किसके लिए, जिसका मास नंबर कम रहता है, जो लाइटर न्यूक्लियर मतलब हेवी न्यूक्लियाई के लिए फ्यूजन, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए फ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा लीजिए। इसके बाद न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन सबके ऊपर सेपरेट वीडियोस आएगा, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से फ्यूजन और फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा, ये दिमाग में घुसा लीजिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे और हायर लेवल में जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो डीके कांस्टेंट, रेट ऑफ डीके, उसके बाद हाफ लाइफ, मीन लाइफ, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक था न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है। ये जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ ये वाला एग्जाम में भी दे सकता है, और इस ग्राफ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। क्यों आयरन मोस्ट स्टेबल है, यूरेनियम में जाकर क्यों लास्ट हो रहा है, उसके बाद क्यों नहीं जा रहा है, क्यों फ्यूजन परफॉर्म हो रहा है। 50 मतलब ये जो ग्राफ 56 Fe है, इसके बाद तो 50 तो मतलब पास ही है। मतलब ग्राफ का कर्व से जब नीचे आएगा वो लोग हाईली अनस्टेबल कैसे हैं। तो ऐसे करते करते आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, पढ़ाई करते रहिए। कुछ डाउट्स रहा तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अंदर। मैं सब कुछ का आंसर देने का बहुत कोशिश करूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप चैनल में नए आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।